हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस सैम्पल पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करवाऊंगा। सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस हैं और आपको कोई भी 16 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मैं आपको इसमें 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। The ratio of LCM and HCF of the list composite and the list prime number is dash। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम थोड़े से शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं और लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर हमें सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें बताऊंगा बीच बीच में, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करके उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको पता है कि इसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपके पास केवल 90 मिनट्स ही हैं, ठीक है, तो आपको जल्दी भी सॉल्व करना है इनको। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बताया द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे पहले तो वो लिख लीजिए। लिस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 प्राइम भी नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 4 कंपोजिट है। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर मैंने लिख लिया 4 है। एंड द लिस्ट प्राइम नंबर, और लिस्ट प्राइम नंबर जो है वो हमारा 2 होता है। तो इसने कहा है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम, यानी कि अब हम इसका एलसीएम पता कर लेते हैं और इसका एचसीएफ पता कर लेते हैं। उन दोनों का रेशियो जो है वो हमें निकालना है। तो एलसीएम देखिए 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा। 4 और 2 का एलसीएम आप सबको बताइए 4 होगा, एलसीएम निकालना आप लोगों को आता है, और एचसीएफ जो है वो इसका 2 होगा। तो इसका आंसर आ गया 4:2 और इसको कट करके आंसर आ जाएगा 2:1। सो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस कोइंसाइड। अब लाइन कोइंसाइड करती है, आपको इसका पता होना चाहिए लाइन कोइंसाइड कौन सी करती है। मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। लाइन कोइंसाइड की क्या कंडीशन होती है। लाइन कोइंसाइड करने की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है वो बराबर होता है कोइंसिडेंस लाइन के अंदर, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के अंदर। तो अब यहां से वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 15 है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 7 है, b2 की वैल्यू जो है वो 21 है, इज इक्वल टू c1 की वैल्यू जो है वो हमारी 3 है, और c2 की वैल्यू k है। तो देखिए आपको इस सबको उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है ये दोनों तो बराबर हैं ही, दिखाई दे ही रहे हैं आपको। 5 1 5, 5 3 15, 7 1 7, 7 3 21। तो इनको उठाने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्या करिए, अगर शॉर्ट में करना चाहते हो तो सीधा आपको देखना है कि 3/k में k की जगह क्या लिखूं कि वो 1/3 आंसर आए। तो k की जगह अगर आप 9 लिखते हो तो इसका सीधा आंसर 3 1 3, 3 3 9, 1/3 आ रहा है। अदरवाइज आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते हो। इन दोनों को पिक कर लीजिए और इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लीजिए, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आंसर आ गया हमारा 9। तो आंसर हमारा क्या है 9, यानी कि ऑप्शन ए। अब हम थर्ड पर आते हैं। ए गर्ल, ये कहता है गर्ल वॉक 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड देन 100 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। अब देखो डायरेक्शन के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्शन कैसे होती है आपको मालूम होनी चाहिए। ईस्ट किसी भी तरफ ले लीजिए, आपकी मर्जी होती है। उसके बिल्कुल सामने हमें वेस्ट लेना होता है। ये हमेशा याद रखिए, जिस तरफ आप ईस्ट ले रहे हैं उसके सामने हमेशा वेस्ट होगा। ईस्ट की तरफ आप फेस करिए तो आपका लेफ्ट हैंड हमेशा नॉर्थ होता है। ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। अब उसने कहा है कि ये गर्ल जो है वो 200 मीटर टुवार्ड ईस्ट की तरफ 200 मीटर जाती है, ऐसे यहां से यहां तक गई वो 200 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, देन 150 टुवार्ड्स नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ की तरफ इस तरफ मूव कर गई 150 मीटर, ये 150 मीटर इस तरफ मूव कर दिया। तो अब उसने क्वेश्चन क्या है, उसका क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये वाला है, यहां से उसकी ये डिस्टेंस क्या होगी। तो हमें ये बताना है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है। इस लाइन का कोई काम नहीं है, मैंने वैसे ही लगा दी थी। तो आपको पता है कि ईस्ट और नॉर्थ आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा पाइथागोरस लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो आपने सबने पढ़ा हुआ है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जो कि हम 200 ले लेते हैं, प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर जो कि हम 150 ले लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर आप करेंगे
तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया और 2 जीरो की 4 जीरो हो जाएगी। इसी तरह से 15 का स्क्वायर 225 हो गया और 1 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगी। ये इसको जल्दी स्क्वायर करने का तरीका होता है, आपने 2 का स्क्वायर कर लिया और डबल जीरो से 4 जीरो हो गई, 15 का स्क्वायर कर लिया 225 और 1 जीरो की 2 जीरो हो गई। अब ये है 40,000, ये है 22,500, तो इनको प्लस किया हमने 62,500। ये हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका रूट होगा 625 0 0। तो देखो इसको भी मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। अब 625 होता है 25 का स्क्वायर रूट, मतलब 625 का स्क्वायर रूट 25 और 2 जीरो का क्या आ जाएगा, सिंगल जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 250 मीटर। हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई 250 मीटर। सो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 एंड 32। इस बार एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं। ये रोम्बस बनाया हमने, एक 24 है एक 32 है। तो किसी को भी आप 24 32 ले सकते हो। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का हमें एल्टीट्यूड निकालना है। देखिए ध्यान से समझने की चीज है, आपको मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस के दो फॉर्मूले होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। एरिया ऑफ रोम्बस के दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि D1 D2 का मतलब है पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। और एक एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेस इंटू हाइट। ये हम पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है वैसे तो, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, बट रोम्बस में इसको यूज कर सकते हैं अगर बेस और हाइट गिवन हो तो। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि हमें एल्टीट्यूड निकालने को कहा है, यानी कि इस फॉर्मूले में तो एल्टीट्यूड है ही नहीं, इस फॉर्मूले में एल्टीट्यूड है। लेकिन इस फॉर्मूले में एल्टीट्यूड हम ले तो आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एरिया चाहिए और बेस चाहिए। जब तक एरिया और बेस नहीं होगा, इस फॉर्मूले की हाइट, हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम हाइट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हाइट निकल जाएगी लेकिन एरिया और बेस चाहिए किसी भी तरह से। तो एरिया तो हम इस फॉर्मूले से ला सकते हैं, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हाफ इंटू D1 D2, इससे तो हम एरिया ले आएंगे। और बेस कहाँ से लाएंगे हम, बेस आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। ठीक है, और फिर उसमें पाइथागोरस लगा के ये निकालना होगा। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए पहला डायगोनल है 24, तो हम इसको आधा ले लेंगे यहाँ पे 12। मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ, अलग से लेके दिखाता हूँ आपको। सिर्फ मैंने ये वाला ट्रायंगल जो शेड किया हुआ है ये ले लिया, क्योंकि डायगोनल इसका पूरा 24 है तो आधा हो जाएगा 12। और इसी तरह से दूसरा डायगोनल आपका 32 है तो आधा डायगोनल हो जाएगा 16। तो ये वाली लाइन पता कर लेते हैं। ये वाली लाइन हो गई तो ये रोम्बस की क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगा। ये रोम्बस का बेस हो जाएगा, मतलब रोम्बस की एक साइड हो जाएगी, तो उसको हम बेस ले लेंगे। तो ये वाला हम निकालते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, वही सेम फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। दोनों को प्लस किया मैंने, ये आ गया आपका 400। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 20। तो हमें मिल गया ये 20, यानी कि मुझे इस फॉर्मूले के लिए बेस तो मिल गया 20, ये मुझे बेस मालूम हो गया 20। हाइट मुझे निकालनी है। अब किसी तरह से मुझे एरिया और पता चल जाए तो मैं यहाँ लिख के और हाइट निकाल सकता हूँ। तो क्या करते हैं हम, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब हम एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 D2। तो हाफ इंटू D1 आपको 32 दिया हुआ है और D2 आपको 24 दिया हुआ है। तो हम इसको किसी से भी काट लेते हैं, दोनों से कट रहा है तो किसी एक से काट लिया हमने, इससे काट लिया। अब 24 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 4 जा 64, कैरी 6 हो जाएगी। 16 जो है 32 38 384 इसका एरिया आ गया। ये हम यहाँ पर रख देंगे 384, और क्योंकि हमें हाइट निकालनी है तो 20 डिवाइड में आ जाएगा इसका, यहाँ से 20 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, हाइट निकालनी है। अब ये इसको काटेंगे हम तो ये आपको मिल जाएगा 2 की टेबल से कटेगा 192/10, और फिर हम एक पॉइंट लगा देंगे 19.2। तो 19.2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 5वें क्वेश्चन पे आता हूँ। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। कहता है 2 कॉइन उछाले हमने। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना, 2 कॉइन उछालने का, ये आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसने कहा 2 कॉइन हमने उछाले हैं। देखिए 2 कॉइन जब हम उछालते हैं तो हमारे सैंपल स्पेसेस बनते हैं HH, TT, HT और TH, ये हमारे सैंपल स्पेसेस होते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेसेस मतलब क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। HS आ सकता है, TT आ सकता है, HT आ सकता है और TH आ सकता है, यानी कि टोटल आउटकम्स हमारे जो हैं वो 4 बनेंगे। अब उसने बोला है कि एटमोस्ट 1 हेड। अब एटमोस्ट 1 हेड का मतलब समझ लीजिए,
एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब है एक भी वैलिड है और एक से कम भी वैलिड है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। ज्यादा से ज्यादा वन हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक मतलब ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है, एक से ज्यादा वैलिड नहीं होगा, कम वैलिड होगा। तो इसका मतलब ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें एक है, ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें एक है, और ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। उसने ज्यादा से ज्यादा एक हेड बोला है, और ज्यादा से ज्यादा जब बोला जाता है तो उसमें कम वैलिड है, ज्यादा नहीं ले सकते, बस उससे एक से ज्यादा नहीं ले सकते हम, ज्यादा से ज्यादा एक लेना है तो दो हेड नहीं ले सकते हम। तो फेवरेबल में हो गए उसके 3 और टोटल है 4, तो आंसर हो जाएगा 3/4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम 6 क्वेश्चन पर आते हैं। एबीसी एंड पीक्यूआर, ये हमें एबीसी और पीक्यूआर दोनों हमें क्या दिए हुए हैं, सिमिलर दिए हुए हैं। ठीक है, एबीसी और पीक्यूआर दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं। एएन एंड पीएन आर द एल्टीट्यूड, यहां से एक एएम आ रहा है और एक यहां से पीएन आ रहा है, ये एल्टीट्यूड हैं। एल्टीट्यूड का मतलब सामने 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ये। ठीक है, ऑफ एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली। और साथ में उसने एक बात बोली है कि ए बी स्क्वेयर रेशो पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 4:9 दिया हुआ है। तो वो कहता है ए एम और पी एन का रेशो क्या होगा, ए एम रेशो पी एन क्या होगा। देखो वैसे तो हमें इस चीज को पहले प्रूव करना पड़ता है, लेकिन आपने अपने 6 चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिसके अंदर आपको क्या एल्टीट्यूड्स आपने ये पढ़ा होगा, वहां पर एल्टीट्यूड्स का रेशियो बराबर दिखाते हैं हम। क्या करना होता है मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। जब हमें पूरा ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है तो हम ये दो छोटे ट्रायंगल पकड़ते हैं, इसके दोनों के लेफ्ट ट्रायंगल्स मैंने पकड़ लिए या दोनों के राइट पकड़ लो। तो हमने क्या देखा, क्योंकि ये सिमिलर है तो ए बी बाई पी क्यू, ये आपने करना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा अब। तो हमने क्या देखा कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, या हम ऐसा करते हैं, इससे लेंथी हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये देखिए ये वाले जो लेफ्ट ट्रायंगल्स हैं इसमें देखो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स थे, और क्योंकि हमने एल्टीट्यूड्स बनाए हैं तो यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90 है। तो ये बाय डबल ए जो हैं ये छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ये छोटे छोटे वाले जो मैंने शेड किए हुए हैं। जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा ए एम बाई पी एम के, ए एम बाई पी एन के, क्योंकि ये सिमिलर हो चुके हैं। छोटे वाले ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी बाई पी क्यू है उसको रिप्लेस करके हम ए एम बाई पी एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा मैंने क्या किया, ए बी बाई पी क्यू को हटाया, उसकी जगह ए एम बाई पी एन लिख दिया, और उसका स्क्वायर चल ही रहा है तो उसका स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू 4/9। ये अलग अलग स्क्वायर था, मैंने इसको होल स्क्वायर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये हमारा टेकिंग रूट हम ले लेंगे, या यूं समझ लीजिए कि इसको मैं उस तरफ ले गया, रूट कर दिया मैंने। तो ए एम बाई पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एम बाई पी एन की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये इसका रूट हो गया, 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3, तो इनका रेशो आ जाएगा ये 2:3। ठीक है, अब ये है ना डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना कि कभी भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो वो हमेशा अपने एल्टीट्यूड, उनके साइज का रेशियो जो है उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। ये आपको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइज का रेशियो उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के भी बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 7 क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करके आप ये उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 2 साइन स्क्वेयर बीटा माइनस कोस स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू 2। हम एक काम करते हैं, ये जो माइनस का कोस स्क्वेयर बीटा दिया हुआ है इसको रिप्लेस करके 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब मैंने एक जैसे में कन्वर्ट कर लिया, या तो दोनों को साइन बना लो या दोनों को कोस बना लो। तो ये बन गया हमारा 2 साइन स्क्वेयर बीटा, इसको सोल्व किया, -1 प्लस साइन स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू 2। अब देखो 1 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा 3, और 1 साइन स्क्वेयर बीटा और 2 साइन स्क्वेयर बीटा, 3 साइन स्क्वेयर बीटा, 3 डिवाइड में आ गया, साइन स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1, रूट 1 होता है, साइन स्क्वेयर बीटा अगर 1 है तो रूट हो जाएगा ये, तो साइन बीटा कितना आ गया 1। अब आपको पता होना चाहिए साइन बीटा 1 कहाँ होता है, मतलब साइन 1 कौन से एंगल पर होता है, तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है।
यानी कि बीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री अगर हम ले लें तो साइन बीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि बीटा एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम 8th क्वेश्चन पर आते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ द डेनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 44.123 आर। कहता प्राइम फैक्टर निकालना में ऑफ द डेनोमिनेटर का ऑफ रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। इसको आप डेसिमल फॉर्म से हटा के रैशनल फॉर्म में लिख लो, तो इसमें क्या होगा, डिवाइड में 1000 लग जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड में 1000 लग गया। अब ये कहता है कि इसके डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो डेनोमिनेटर में 1000 है, 1000 का प्राइम फैक्टर कर लो बस आप। 1000 का प्राइम फैक्टर आपको मालूम होना ही चाहिए। क्या क्या आएगा इसमें देख लो। 2 से हमने किया 500 हो गया, फिर 2 से किया हमने 250 हो गया। ठीक है, और फिर 2 से करोगे 125 हो गया, फिर ये 5 से होगा 25 हो गया, फिर 5 से होगा 25 हो गया, 5 हो गया, फिर 5 से किया 1 हो गया। तो उसका क्वेश्चन ये था कि इसके प्राइम फैक्टर में क्या आएगा, तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आएंगे। ठीक है, वैसे एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, ये तो था लॉन्ग तरीका, अब मैं एक आसान तरीका ही बताता हूं आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत आसान सा था। ये चीज देखिए क्या है, 44.123 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और आपको पता होगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाता है उसके डेनोमिनेटर में या तो केवल 2 होता है या केवल 5 होता है, या 2 और 5 मिक्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। आपने ये रूल पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, जो भी टर्मिनेटिंग होता है उसके डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टरेशन में या तो केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 और 5 मिक्स आते हैं। अब यहाँ पे खाली 2 और खाली 5 का तो ऑप्शन था ही नहीं, तो इसका मतलब 2 और 5 ही होंगे, तो यहां से हम सीधा ऑप्शन भी लगा सकते हैं। अब 9th क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी आर, ये क्या होंगे, x इज इक्वल टू ए क्या होगा। एक बार पहले मैं x इज इक्वल टू ए समझाता हूं आपको। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, डायरेक्टली एक चीज बता देता हूं कि अगर हम कोई इक्वेशन ले रहे हैं जिसके अंदर एक वेरिएबल गायब है, जैसे इसके अंदर x इज इक्वल टू ए के अंदर y वेरिएबल नहीं है, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन हमेशा y के पैरेलल बनती है। x इज इक्वल टू ए की इक्वेशन हमेशा y के पैरेलल बनेगी, जिसके अंदर जो वेरिएबल नहीं होगा हमेशा वो उसके पैरेलल बनता है। ये आप कोई एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, जैसे x इज इक्वल टू 2 ले लिया आपने, x इज इक्वल टू 2 की आप लाइन बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा वो y के पैरेलल बनेगी। तो x इज इक्वल टू ए का मतलब हो गया कि ये आपका ओरिजिन है। तो मैं एक बार एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। x इज इक्वल टू ए की जगह आप 2 ले लीजिए। ठीक है, x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 का जो ग्राफ है वो कहाँ बनेगा, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ यहाँ बनेगा, y के सॉरी एक सेकेंड, y के पैरेलल बनेगा। एक सेकेंड, ये हमने गलत लगा दिया, y के पैरेलल बनेगा बेटा। तो y के पैरेलल बनाते हैं, ये आपका y है, y के पैरेलल बनेगा और 2 यूनिट दूर बनेगा। 2 यूनिट दूर इसलिए बनेगा क्योंकि ये मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया है, तो यहां पर हो गया। फिर कहता है y इज इक्वल टू बी कहां बनेगा। अब y इज इक्वल टू बी भी मैंने बताया, y इक्वल टू बी यानी कि इसमें x वेरिएबल नहीं है, तो ये x के पैरेलल बनेगा। अब समझने के लिए एक बार इसको y इज इक्वल टू 3 मान लो, तो समझने के लिए मैंने अगर y इक्वल टू 3 माना है तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि x के पैरेलल बनेगा, क्योंकि इसके अंदर x वेरिएबल नहीं है। तो x वेरिएबल नहीं है तो ये यहां बनेगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन ये है कि इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा, ओवरलैप करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कितना भी इन दोनों लाइनों को, तो कहीं ना कहीं जाके वो एक जगह पे कट तो जरूर करेगा। तो ये कैसी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से हमें डिस्टेंस बतानी है 5, 6 की, ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन होती है 0, 0। अब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर द रूट, तो x2 माइनस x1 लगाया हमने, -5 माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 0 का स्क्वायर। तो -5 माइनस 0 -5 हो गया, और -5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो 36 और 5 41, 61, 61 अंडर द रूट, तो रूट 61 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका 11th क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 दिया हुआ है, तो कहता है ए क्या होगा, ए कोई रैशनल होगा, इरेशनल होगा, होल होगा या इंटीजर होगा। तो आपको पता है ये स्क्वायर उस साइड जाके रूट हो जाएगा, और ये रूट 23/5 आ जाता है आंसर, यही होता है। हालांकि इसको करने का थोड़ा अलग तरीका भी है, इसको इस तरफ लाके फिर किया जाता है, लेकिन आप शॉर्ट में कर रहे हो इस फिलहाल, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ए स्क्वायर अगर ये है तो ए की वैल्यू हो जाएगी रूट 23/5।
अब रूट 3/5 इसमें से क्या है, इरेशनल है, ना तो रैशनल है रूट 23/5, ना होल है ना इंटीजर है, तो ये इरेशनल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एलसीएम दिया हुआ है हमें एक्स का और 18 का 36, और एलसीएम उन्हीं दोनों का दिया हुआ है एचसीएफ 2, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको एक रूल मालूम है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, बस इसी का यूज करना है। एचसीएफ आपको 2 दिया हुआ है, एलसीएम आपको 36 दिया हुआ है, पहला नंबर आपको x दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपको 18 दिया हुआ है, तो आपने इस 18 को यहाँ डिवाइड में ले आना है और इसको कट कर लेना है, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, सी ऑप्शन होगा हमारा। उसके बाद 13 क्वेश्चन पे आते हैं, ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल ट्रायंगल है ये एट बी, सॉरी इसमें बी पर राइट एंगल बनाना है, यानी कि ये वाला हम बी ले लेंगे, और ए और सी इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, चाहे ये लो ए चाहे वो ऊपर वाला ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने ये वाला ले लिया ए और सी, यहाँ पर 90 है बी पर। अब उसने बोला टेंजेंट ए की वैल्यू √3 दी हुई है। अब आप लोगों को पता है टेंजेंट ए अगर √3 है तो टेंजेंट ए की वैल्यू होती है p/b, टेंजेंट ए को क्या बोलते हैं हम, p/b, ठीक है, और जो कि है √3/1, तो यहाँ से हम कंपेरिजन कर लेंगे इन दोनों का, √3/1 इज इक्वल टू p/b, तो p की वैल्यू तो हो गई √3 के, साथ में के लगाना होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं, ये दो रेशियोज हैं, p/b इज इक्वल टू √3/1, तो जब दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो हमें उसके साथ एक के लगाना होता है। हालांकि क्योंकि हम यहाँ पर एमसीक्यूज फॉर्म में कर रहे हैं तो चाहे आप इसको मत भी लगाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई सोल्यूशन मैटर नहीं करता, वो लास्ट में के अपने आप कट जाता है, तो बेशक आप ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे हमें ये लगाना चाहिए। जब हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं तो हमें इनको लगाना चाहिए, √3 के होगा, ये 1 के होगा। तो अब हम इन दो की हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर या एल्टीट्यूड, किसी को भी पहले ले लो, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर हो गया हमारा 3k स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 4k स्क्वायर। जब ये इस तरफ रूट आएगा तो ये बन जाएगा 2k, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 2k, तो यानी कि हमें सारी चीजें मिल गई। हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 2k, बेस था हमारा, परपेंडिकुलर था हमारा √3 के, और ये था हमारा ओनली 1k, ठीक है। अब हमें तीनों चीजें मिल गई हैं। अब वो चाहता क्या है, अब वो ये चाहता है कि हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कोस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो आपने बस इनकी वैल्यू रखनी है। देखिए कोस ए की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, साइन ए की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, लेकिन कोस सी और साइन सी की निकालने के लिए थोड़ी सी एक चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आपको कराता हूं। पहले कोस ए निकालते हैं हम। कोस ए हमारा होता है b/h, कोस ए जो है वो हमारा होता है b/h, आपने पढ़ा होगा कोस, ठीक है ना। ये आपको ये वाली टेबल मालूम होगी, PBP HHB, तो इसमें ये आपका कोस होता है b/h, तो b/h कोस हो गया। इसमें बेस आपको कितना दिया हुआ है k, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2k, तो जैसे हमने k से k काटा है कितना आ गया 1/2, कोस ए की वैल्यू मुझे 1/2 मिल गई। अब मैं साइन ए की निकाल लेता हूं पहले, तो साइन ए जो होता है वो होता है p/h, साइन ए हमारा है p/h। अब परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे √3k, और h कौन है यहाँ पे 2k, तो k से k कैंसिल, ये हमारा आ गया √3/2, ये हमें साइन ए भी मिल गया। लेकिन अब हमें कोस सी और साइन सी निकालना है। अब कोस सी और साइन सी में आपको एक चीज़ मालूम होगी, फॉर्मूला तो हमारा वही रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ आपने सीखी होगी कि जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल लेते हैं, जैसे मैंने कोस ए लिया, वो हमेशा बेस में लिया जाता है, वो हमेशा कहाँ लिया जाता है, नीचे लिया जाता है, बेस में लिया जाता है। बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच वाले एंगल को बोला जाता है ये। लेकिन इस बार हम कोस सी ले रहे हैं, तो कोस सी लेने से क्या होगा, अब सी तो ऊपर है, सी तो बेस में नहीं है, तो हमें क्या करना होता है इस केस में, ऐसा कभी भी आ जाए तो बेस और परपेंडिकुलर को आपस में बदल दिया जाता है। जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाता है और जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाता है। यानी कि अब हम बेस की वैल्यू जो है के नहीं रखेंगे, अब हम बेस की वैल्यू √3k रखेंगे, और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता, वो 2k का 2k ही रहेगा, तो k से k कैंसिल, √3/2, ये आ गई हमारी कोस सी की वैल्यू। ऐसे हम साइन सी निकालेंगे। अब साइन सी में वही है, क्योंकि ये सी है, फॉर्मूला तो वही रहेगा p/h, लेकिन अब वो p नहीं रहेगा, p की जगह हम b लेंगे, ठीक है। और b कितना है हमारा k में 2k, दैट इज 1/2। तो हमें ये चारों वैल्यू मिल गई। अब हम इनको पुट कर देते हैं।
हमें क्या कहा है, कोस ए, कोस ए का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी, कोस सी का मतलब √3/2 जो कि मिलके हो गया √3/4। ऐसे ही साइन ए की रखते हैं हम, साइन ए है हमारा √3/2 और साइन सी है हमारा 1/2। तो ये बिल्कुल सेम सेम हो गया है, √3/4 माइनस √3/4 तो ये 0 आ गया। सेम में से सेम माइनस होगा तो 0 आंसर आ जाएगा, तो बी हमारा ऑप्शन हो गया। ये आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हो अगर जरूरत है तो। उसके बाद मैं 14 क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। 14 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा समझने का ये क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशो 1:2:2 1:1:2, देखिए उसके एंगल्स हैं 1:1:2। अब सोचने की बात है, दो एंगल बराबर है और एक उससे डबल है, तो ऐसा केवल तब होता है। मैं आपको इसको शॉर्ट में भी बता देता हूँ और वैसे ही बता देता हूँ। शॉर्ट का तो तरीका ये है कि जैसा जब होता है जब ये 90 हो और ये दोनों 45 हो, ऐसा केवल तभी हो सकता है, क्योंकि 1:1:2 का मतलब हो गया दो एंगल तो एक जैसे हैं और एक उसका डबल है। और ये करते कैसे हैं, उसका तरीका वही है, आपने पहले भी किया हुआ है ये 9th क्लास में, कि जब आपको रेशियो दे रखा हो तो पहले एंगल को हम 1x लिख लेंगे, दूसरे को भी 1x लिख लेंगे, तीसरे को 2x लिख लेंगे और सबका सम 180 के बराबर रख देंगे। तो ये आपका 2 और 3 और 1 4x = 180 आ जाएगा। x की वैल्यू ऑटोमेटिक हमारी 45 आ गई, x की वैल्यू 45 आ गई, तो ये एंगल तो 45 हो गए और ये वाला डबल हो गया 90। अब वो कहता है द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी, कहता है जो सबसे बड़ा एंगल उसका नाम सी रखना है, तो मैंने इसका नाम सी रख दिया। अब इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, वो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हो, ए और बी में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैल्यू देखिए किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है सीकेंट ए की बाय में कोसेक ए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर कोसेक बी है, सॉरी कोसेक बी की वैल्यू निकालनी है और माइनस में वो बाद में है। पहले मैं इसको करता हूँ, एक बार इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। कोसेक ए, सेक ए क्या होता है, देखो पी बी पी एच एच बी ये हमारा होता है। इसमें जो सेक है वो हमारा कोस का उल्टा होता है, तो ये कोस है b/h, तो वो हो जाता है h/b। और नीचे है कोसेक बी, कोसेक होता है साइन का उल्टा, ये देखो ये वाला, ये साइन p/h, p/h। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर सेक ए है और यहाँ कोसेक बी है, तो ए जब हम ए ले रहे हैं ना, ए के लिए निकाल रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये नीचे ही है ए। लेकिन जब हम बी के लिए निकाल रहे हैं तो बी जो है वो आपका ऊपर है। तो जब हम एंगल ऊपर लेके चलते हैं, जब हमारा एंगल ऊपर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी हम एंगल ले रहे हैं वो अगर बेस में नहीं है तो हमें बेस को परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को बेस लेना पड़ता है। तो यानी कि जो आपका ये परपेंडिकुलर है ये बेस हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर पी लिखा हुआ हमने ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, h में b और ये ऊपर आएगा तो h में ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, ये सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया, ये साइन का था p/h, यहाँ पर h/p आएगा। एक छोटी सी गलती हो गई हमसे, h/p लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कोसेक की वैल्यू लिखनी थी, ये तो साइन था p/h, तो h/p। अब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा p/h। अब h से h कट गया। अब और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, p और b, यहाँ जो इसका p है नीचे वाले के लिए जो p है कोसेक के लिए, कोसेक क्योंकि कोसेक b है, तो कोसेक b के लिए जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो बेस है। ठीक है, चाहे आप इसको समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ये 45 ये 45 है, तो आपको पता है जो एंगल बराबर होते हैं उसके सामने वाली साइड्स बराबर होती है, तो ये और ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो आप, इससे भी आसान है। ठीक है, तो h से h कट ही चुका है और p और b जो है वो आपके बराबर हैं ही। अगर आप नहीं भी बदलते तो भी वो बराबर है और बदल दो तो भी बराबर है, तो वो कट गया, कट के 1 आ गया माइनस में। ऐसे ही माइनस में क्या है, 10a अपॉन में कॉट भी चल रहा है, 10a अपॉन में कॉट भी चल रहा है, ये भी आपस में क्या होगा, कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, क्योंकि टेंजेंट होता है p/b, टेंजेंट ये वाला p/b और वो होता है b/p, तो ये ऊपर जाएगा, एक सेकेंड, ये जब p/b और ये जो ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो गया हमारा p/b। अब p और b दोनों के सेम है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, सबकी वैल्यू x है, परपेंडिकुलर भी x है और बेस भी x है, तो सब x है, तो x से x ये सारे क्रॉस में कट जाएंगे, तो सीधा आंसर आ गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 0।
नहीं तो आपको काफ़ी लेंथी पड़ेगा अगर आप इसको पहले सेकंड की ए की वैल्यू निकालोगे, फिर कॉसेक बी की निकालोगे, फिर tan ए की, cot बी की, इनकी वैल्यू रखोगे, काफ़ी लेंथी पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम सीधा ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम 15 क्वेश्चन पर आते हैं। 15 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7। एक सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस 0.7 मीटर है। कहता है ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताने में कितने लेगा, कब तक, जब तक वो 176 मीटर कवर नहीं कर लेता। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है। कभी भी पहिया जब रिवॉल्व करता है तो उसका एक फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, अपॉन में उसका सरकमफ्रेंस 2πr। सरकमफ्रेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि एक पहिया जब रोटेट करता है तो अपने एक चक्कर में वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। जब एक पहिया मूव करता है तो एक राउंड में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस लेता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। टोटल डिस्टेंस 176 है और सरकमफ्रेंस इसका आपको मालूम नहीं है तो लगा दो 2π, पाई का मतलब 22/7 और r की वैल्यू है 0.7। 0.7 को आप 7/10 लिख लो। ठीक है, 0.7 को मैंने लिख लिया 7/10, थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ से 7 कैंसिल हो गया और ये जो 10 है ये डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ भेज सकते हैं हम इस 10 को। ठीक है, अब ये 22 इसको सीधा काटेगा, ये जाता है हमारा 8 जा पे, ये सीधा सीधा इसको 8 जा पे काट देगा और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हमारे 10 4 जा 40 हो गया। ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद 16 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन में कहा है ABC, ट्रायंगल ABC सच दैट, एक ट्रायंगल है ABC, मैं बना लेता हूं ABC सच दैट, इस तरह से है कि AB की वैल्यू 3 है, ओके, ये वाला 3 सेंटीमीटर है, BC 2 है, ये वाला 2 सेंटीमीटर है, और CA ये वाला 2.5 है, और साथ में उसने कहा है ABC जो है वो सिमिलर है DEF के। तो मैंने एक DEF बना लिया, ये D, ये E, ये F। इसमें सीक्वेंस बड़ा ही ध्यान रखनी होती है हमें। जब हमें ABC सिमिलर DEF बोला है ना तो DEF को सीक्वेंस में लेना, A के कॉरस्पॉन्डिंग D, B के E और C के F। सीक्वेंस का बड़ा ध्यान रखना होता है इसके अंदर, सिमिलरिटी के अंदर। एंड आगे का है एंड EF4, EF आपको 4 दिया हुआ है, EF 4 है तो पेरीमीटर बताना है DF का। देखो बहुत आसान है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ डायरेक्ट। एक तो पहले मैं लॉन्ग तरीके से बताता हूँ, फिर मैं आपको एक डायरेक्ट चीज भी बताऊंगा। देखो इसका इसकी जो साइड है 2, ये डबल हो रही है 2 से 4, तो इसका मतलब ये 2.5 से 5 हो जाएगी और ये 3 से 6 हो जाएगी। ठीक है, सीधा सा तरीका है, क्योंकि सिमिलर दिए हुए हैं तो उनका रेशियो बराबर होता है साइड्स का। तो ये अगर 2 से 4 हो रही है तो वो 2.5 से 5 और 3 से 6। अब इनको ऐड कर लो क्योंकि पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर आ गया इसका 15। ठीक है, 6 और 5 11 और 4 15। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहाँ पे, जब भी कभी जैसे इसका पेरीमीटर निकाल लो आप, ये तो लॉन्ग तरीका है कि सबको सारी साइड्स निकालनी पड़ेंगी। एक डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स कभी भी हो ना, एक ट्रायंगल जब दूसरे के सिमिलर हो तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होता है ना, जो पहली साइड्स का रेशियो होगा, दोनों की पहली साइड्स का जो रेशियो होगा वो उनके पेरीमीटर के रेशियो के भी बराबर होगा। वो यानी कि जो उनकी साइड्स का रेशियो होता है वही उनके पेरीमीटर का रेशियो होता है। यानी कि जो इसकी साइड्स है वो 2 से 4 हो रही है तो पेरीमीटर भी जो है वो 7.5 से 15 डबल हो जाएगा। 2 से 4 तो 7.5 से सीधा सीधा 15, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो सीधा आंसर आ गया हमारा 15। अब आ जाते हैं हम 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर DE पैरेलल, इस फिगर के अंदर DE और BC पैरेलल दिए हुए हैं और AD की लेंथ आपको 3 दी हुई है। AD ये वाला 3 है, BD 4 है, BD ये नीचे वाला 4 है। ठीक है, BC 14 है, BC यानी कि ये वाला 14 है। तो आपसे DE की लेंथ पूछ रहा है, ये वाली लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, देखो इसमें दो चीजें होती हैं। इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं, जब DE पैरेलल BC हो तो आपके माइंड में सबसे पहले BPT आती है। BPT आपके माइंड में आएगी, लेकिन यहाँ BPT नहीं लगेगी क्योंकि BPT केवल आपको ये साइड्स निकाल के देती है, ये वाली निकाल सकते हो आप BPT से। इन 4 में से 3 दे रखी हो तो आप तीसरी निकाल सकते हो। ये वाली साइड हम BPT से नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर करना होता है। तो ये सबसे छोटा ट्रायंगल ये वाला और पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, इनको हम सिमिलर कर देंगे। सिमिलर की जरूरत भी नहीं है, मतलब करने की, ये होते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होते हैं, क्योंकि इसमें ए तो कॉमन हो जाता है और क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो बाय डबल ए सिमिलर हो जाते हैं। तो ये बात आपको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी सिमिलर हो गई है
आप इनको सिमिलर मान के चलो कि ये और ये एंगल बराबर है और ये जो है कॉमन है, इसलिए सिमिलर हो गया। अब उसने ये वाला 3 दिया हुआ है, ये 4 दी हुई है, तो पूरी साइड होगी आपकी 7। ठीक है, तो अब देखिए एक बार, जो रेशो ए बी बाय ए डी बनाएगा वही रेशो बी सी बाय डी ई बनाएगा। सीधी सी बात है, साइड्स का रेशो बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, बड़ी वाले ट्रायंगल की ये साइड, छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल की ये साइड और छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड। ठीक है, इनको रख दिया बराबर। तो ए बी की वैल्यू आपको गिवन है, ए बी की वैल्यू 7 है, ए डी की वैल्यू जो है वो 3 है, बी सी की वैल्यू आपको 14 दी हुई है और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा, वहाँ डी यहाँ आ जाएगा क्रॉस होके, 3 क्रॉस होके यहाँ चला जाएगा और फिर 7 बाद में अगले स्टेप में नीचे आ जाएगा। तो ये डी वहाँ चला गया, 7 यहाँ ले आया और 3 यहाँ चला गया। अब इसको काट लेते हैं, 7 2 14 और 3 2 6, तो इसका आंसर आ गया 6। उसके बाद आते हैं हम 18 क्वेश्चन पे। 4 टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, टेंजेंट बीटा की वैल्यू 3/4 हो गई। अगर 4 टेंजेंट बीटा अगर 3 है तो टेंजेंट बीटा 3/4 हो गया, 4 को नीचे ले गए। अब वो आपसे वैल्यू पूछवाना चाहता है ये 4 साइन बीटा माइनस 3 कॉस बीटा, और ये मतलब आपको मेन चीज़ क्या है, आपको इतना देखने से समझ में आ रहा होगा कि मेन हमें क्या करना है अभी, मेन हमें टेंजेंट से साइन कोस में बदलना है उसको। टेंजेंट दिया हुआ है और इसको साइन कोस में बदलना है किसी भी तरह से, ताकि वहाँ पे हम साइन और कोस की वैल्यू रख सकें। तो देखो करते हैं, तो टेंजेंट देखो यहाँ से कर रहा हूँ मैं, टेंजेंट बीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई कि 3/4 है, और आपको पता है टेंजेंट बीटा पी अपॉन बी होता है, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस 4 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 5 हो गया। ये आपको पाइथागोरस लगा के डायरेक्ट पता चल जाएगा, थोड़ा जल्दी करना आना चाहिए। तो अगर परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। अब टेंजेंट बीटा की साइन बीटा की वैल्यू निकाल लो और कोस बीटा की वैल्यू निकाल लो बस। तो कोस बीटा और साइन बीटा निकालते हैं। कोस साइन बीटा होता है पी बाय में एच, तो पी कौन है, पी है 3 और एच कौन है 5, तो 3/5। और कोस बीटा होता है बी बाय एच, तो बी है 4 और एच है 5, तो 3/5 और 4/5 आंसर मिल गए। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, ले आओ इसको, 4 मल्टीप्लाई साइन बीटा हो गया 3/5। ठीक है, बीच में माइनस है, 3 मल्टीप्लाई कोस बीटा हो गया 4/5 अपॉन में, नीचे भी सेम है, बस बीच में प्लस है, तो 4 इंटू 3/5 प्लस में 3 इंटू 4/5, समझ रहे हो ना, 4 इंटू 3/5 प्लस में 3 इंटू 4/5। तो ऊपर देखा मैंने, ये भी 12/5, ये भी 12/5, तो समझने की बात है 12/5 माइनस 12/5 जीरो, और जीरो के अपॉन में कुछ भी हो सारा जीरो हो गया, नीचे की जरूरत ही नहीं है हमें, तो आंसर आ गया हमारा 0। 19 क्वेश्चन करते हैं। 19 क्वेश्चन के अंदर कहा है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस द सेकंड इक्वेशन कैन बी। ये डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या है, अब ये कई बार नहीं पता होता हमें डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या है। देखो आप लोगों ने ये जब थर्ड चैप्टर किया होगा तो समझा होगा, 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक दो मतलब 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, आपने पढ़ा है ना, नो सॉल्यूशन होता ही नहीं है। एक होता है एक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। ठीक है, एक होता है मैनी सॉल्यूशन वाला केस। ठीक है, फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, जो सॉल्यूशन देता ही नहीं वो तो होता है इनकंसिस्टेंट। जो सॉल्यूशन देता ही नहीं उन लाइनों को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन, और जो सॉल्यूशन देता है उनको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट लाइन, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन दे रही हैं। तो जो सॉल्यूशन देता है उसको हम कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट पूरा नहीं लिखा मैंने, ये पूरा लिख लेना, ये कंसिस्टेंट होती है। जो सॉल्यूशन देगा, देखो एक बात याद रखना, जो सॉल्यूशन देगा चाहे वो एक दे रहा है चाहे ज़्यादा दे रहा है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन नहीं देता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। लेकिन कंसिस्टेंट में भी 2 बातें होती हैं, कंसिस्टेंट में एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन वाला जो है ना, यूनिक सॉल्यूशन वाला ये तो होता है इंडिपेंडेंट। यूनिक सॉल्यूशन को हम किस में लेते हैं, इंडिपेंडेंट में लेते हैं। इंडिपेंडेंट में क्यों लेते हैं इसका भी पता होना चाहिए आपको। ये इंडिपेंडेंट है, हालांकि मैं बता देता हूं एक बार, और ये डिपेंडेंट है मैनी सॉल्यूशन वाला। इंडिपेंडेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के अंदर हम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लेते हैं, यहां पर हमें c1 c2 की जरूरत नहीं होती, तो इसको हम बोलते हैं ये c1 c2 की पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, हमें यहाँ पे a1 a2 देखना है और b1 b2 देखना है, बस कांस्टेंट टर्म की जरूरत ही नहीं है इस वाले में।
यूनिक सोल्यूशन में कॉन्स्टेंट टर्म देखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि पहला ही नॉट इक्वल आ जाए तो C1 C2 पे जाते ही नहीं हम। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा कॉन्स्टेंट पे, और ये डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। तो एक्चुअल में जो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब है वो है मैनी सोल्यूशन वाला केस। और मैनी सोल्यूशन वाला केस आपको मालूम है कौन सा होता है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो आपने सारे बराबर लाने। तो देखो माइनस का 5x है, तो अब इसमें या तो 10 है या -10 है, सब ऑप्शंस में है ना। तो अगर मैं 10 लेता हूं तो आंसर -1/2 आता है, और मैं -10 लेता हूं तो आंसर खाली 1/2 आता है। अब मुझे आगे के मैच करने पड़ेंगे कि 1/2 आ रहा है या -1/2 आ रहा है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं एक बार माइनस वाला, ठीक है, मतलब -1/2 आने वाला, यानी कि 10 को पॉजिटिव ले लेता हूँ। 10 को पॉजिटिव का मतलब या तो ए ऑप्शन या डी ऑप्शन, ठीक है। अब अगला देखो, ये 7 से 14 हो गया, 14 हो गया, डबल हो गया। ये 7 से -14 हो गया, ये भी डबल हो गया। लेकिन ये ए ऑप्शन तो आपको पॉजिटिव 1/2 देगा, लेकिन हमें तो नेगेटिव 1/2 लेना है, तो इसलिए हमें इस पे जाना पड़ेगा, डी ऑप्शन पे। फिर आपका अगला भी नेगेटिव आना चाहिए, मतलब नेगेटिव 1/2 आना चाहिए। तो 2 से -4 हो गया, ये नेगेटिव 1/2 ही तो है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे आंसर सारे आपको एक जैसे से दिखाई देंगे। देखो सब में डबलिंग है, 5 से डबल 10, 7 का 14 और 2 का 4, सब में है। अब साइन चेक करना है बस हमें, कि जो हम पहले का साइन लेंगे जो हम पहले के हिसाब से साइन चूज करेंगे। अगर हम नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ले रहे हैं तो फिर सबका साइन अलग होना चाहिए, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, ठीक है। जैसे -5 का हमने +10 लिया, तो +7 का फिर -14 लिया, और 2 का -4 लिया। अगर मान लो हम -5 का -10 ले लेते इन बी और सी ऑप्शन में से, तो फिर आपको +7 का +14 लेना पड़ेगा, ये भी ठीक है। लेकिन फिर +2 का +4 लेना पड़ेगा, ये तो +4 नहीं है, ये तो इज इक्वल टू के इस तरफ है, जब इस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं माना जाएगा इसमें। तो डी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर इस सेक्शन का, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। देखो ये कहता है कि ना, मैं एक लेटर चूज किया हमने इंग्लिश अल्फाबेट में से, तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो टोटल आउटकम्स 26 हो गए। अब कहता है ये बताओ कि वो जो लेटर निकलेगा ना, वो इस वर्ड का ही, इस सेंटेंस, ये जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, सॉरी सेंटेंस नहीं, ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है मैथमेटिक्स, इसी का ही कोई ना कोई लेटर होगा। तो इसमें लेटर गिन लो कितने हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लेना होता है, ठीक है, क्योंकि 26 में से गिनने हैं ना मैं कितने हैं ये, तो जो रिपीट हो रहा है उसको तो एक ही बार लेंगे। तो एम हो गया एक, तो ए हो गया, टी हो गया, एच हो गया, फिर ई हो गया। अब एम दोबारा आ गया, दोबारा नहीं लेना, ए दोबारा नहीं लेना, टी दोबारा नहीं लेना, आई ले लो, सी ले लो, और एस ले लो। तो ये टोटल 8 हो गए। तो 8/26 एक बार दोबारा गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वैसे 11 है। रिपीटिशन किस किस की है, टी की रिपीटिशन है, हटा दो, और एम की रिपीटिशन है, हटा दो, ए की रिपीटिशन है, हटा दो। जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लेना है, और मेरे हिसाब से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये आपका, हाँ 8/26 आ गया, इसको काटेंगे तो ये 4/13 आ गया, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है भाई, तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट, तो इसको आप करिए। थैंक यू।